हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एमएचडी विषय का सब्जेक्ट एमएचडी 10 अर्थात प्रेमचंद की कहानियों का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इकाई 1 अर्थात भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानी, इसके अंतर्गत प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता का आशय तथा स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण विषय पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी अन्य वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को देख लेते हैं। स्वाधीनता का आशय। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियों की रचना की है। अपनी कहानियों में उन्होंने विभिन्न विषयों को उठाया है, जिनमें स्वाधीनता से संबंधित कहानियां विशेष महत्व की है। उनकी जीवनी लिखने वाले उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही में स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रतिबद्ध सिपाही के रूप में स्थापित किया है। ठीक है। स्वाधीनता प्राप्ति प्रेमचंद के लेखन मात्र का ही नहीं बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य था। उनके साहित्य का अधिकांश भाग स्वाधीनता आंदोलन के बाह्य और आंतरिक पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। वह प्रारंभ से ही पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे और उनकी इस स्वराज की अवधारणा की पृष्ठभूमि में प्राय देश के शोषित, वंचित तथा पीड़ित लोगों की वाणी मुखर होती थी। प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक रचना से जो तथ्य उभर कर आते हैं, उनके अनुसार उन्होंने स्वाधीनता के निम्न आशय ग्रहण किए हैं। पहला, उपनिवेशवाद से मुक्ति। ठीक है। तो उपनिवेशवाद अर्थात क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपने फायदे के लिए शासन करता है तो इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो भारत के साथ भी ऐसा ही था। अंग्रेज अपने फायदा के लिए भारत पर अपना शासन किए हुए थे। तो प्रेमचंद चाहते थे कि इस उपनिवेशवाद से मुक्ति हो, भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो, भारत में पूर्ण स्वराज स्थापित हो। ठीक है। साथ ही किसानों की स्वाधीनता, इस बात को भी प्रेमचंद कहते थे। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत के विभिन्न किसान भी स्वाधीन हो। ठीक है। तो किसान का स्वाधीनता का मतलब उन्हें किसी भी जमींदार की गुलामी न करना पड़े। ठीक है। वैसे ही सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। उस समय सामंतवाद भी एक मुख्य समस्या था। तो प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि जब तक देश में सामंती व्यवस्था रहेगी, वर्ण भेद रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। जाति भेद के रहते अच्छा लोकतंत्र नहीं आ सकता है। इसलिए वे चाहते थे कि सामंतवाद से भारतीय समाज की मुक्ति। साथ ही वे चाहते थे स्त्रियों की स्वाधीनता। जब तक हमारे समाज में स्त्रियां स्वाधीन नहीं होंगी, तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र के समुचित विकास के लिए उन्होंने स्त्रियों की मुक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। साथ ही दलित मुक्ति। ठीक है। अछूतपन। ठीक है। अछूतपन को मिटाकर सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना चाहते थे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश दलित मुक्ति को ही समर्पित किया। साथ ही वे दिमागी गुलामी से स्वाधीनता,
इस बात के भी पक्षधर थे। उनकी दृष्टि में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो। ठीक है, अर्थात मनुष्य सोच से भी, दिमाग से भी स्वाधीन होना चाहिए। ठीक है, अगला उनका जो सोच था कि मजदूरों की शोषण दमन से मुक्ति। प्रेमचंद किसानों के साथ ही मजदूरों को भी शोषण मुक्त देखना चाहते थे। उनके लिए स्वाधीनता का आशय था एक ऐसा समाज बने जो पूर्णतः शोषण मुक्त हो और समाज से निर्मित हो एक संपूर्ण संप्रभुत्व राष्ट्र। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेमचंद के राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्णतः स्वाधीनता पर ही केंद्रित है। जितना विस्तृत उनके लिए स्वाधीनता का आशय, उतना ही विस्तृत उनका राष्ट्रवाद। यह सच है कि राष्ट्रीय चेतना जब सामाजिक चेतना से जुड़ती है तभी वह मनुष्य धर्मी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। प्रेमचंद ने अपने अधिकांश कहानी में स्वाधीनता आंदोलन का सजीव चित्रण किया है। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ विदेशियों को देश से बाहर करके आत्म परिष्कार करना था। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते समय उन्होंने अंग्रेजी कूटनीति, भारतीयों के प्रति उनका दृष्टिकोण, स्वराज के लिए किए जाने वाले प्रयास, स्वदेशी तथा शराबबंदी जैसे आंदोलनों में भाग लेकर संघर्ष करने वाले लोगों के साथ स्वाधीनता आंदोलन के प्रति सभी वर्गों के विचार को उजागर करना था। ठीक है, अर्थात वे पूरी तरह से स्वाधीनता का बात करते थे। ये जो स्वाधीनता है न सिर्फ राजनीतिक मंच पर, बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह से समानता और सभी तरह से स्वाधीनता का बात करते थे। अपने अधिकार चिंता नामक कहानी में, ठीक है, उनका एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। तो अधिकार चिंता नामक कहानी में जानवरों के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा करते हैं। जिस तरह अंग्रेज फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर चल रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार टॉमी भी चलता है। ये टॉमी उसी का कैरेक्टर है, अधिकार चिंता का ही एक कैरेक्टर है, एक डॉगी है, एक कुत्ता है। ठीक है, प्रेमचंद लिखते हैं कि टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता कि तुम्हारा फला शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है, किसी से कहता फला तुमको गाली देता था। जंगल के जंतु उनके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते और टॉमी की चांदी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन प्रेमचंद कहते हैं, उसी कहानी में भी वो दिखाते हैं कि अंत में टॉमी का जो हाल है वो बेहाल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं, प्रेमचंद लिखते हैं कि इस प्रकार कूटनीति पर चलने वालों को चांदी प्राप्त नहीं होती और इस नीति पर चलते हुए उन्हें टॉमी की तरह ही असफलता प्राप्त होती है। वैसे ही स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए प्रेमचंद सबसे पहले अंग्रेजों की उस दृष्टि का चित्रण करते हैं जो हिंदुस्तानियों को जानवर से भी गया गुजरा समझती है। प्रेमचंद ऐसी दृष्टि के प्रति सार्थक घृणा पैदा करने की सफल कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे ही उनकी कहानी पत्नी से पति, ठीक है, इस कहानी में पति अंग्रेज सरकार का हिमायती है, वफादार है, अंग्रेजों का वफादार है, और उसकी जो पत्नी है वो कांग्रेस की पक्षधर है। एक दिन कांग्रेस के जलसे में शामिल होकर वो 200 रुपया चंदा भी देती है। ठीक है, इससे पति नाराज भी होता है, साथ ही जो अंग्रेज अफसर है वो भी बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। ठीक है, तो पत्नी उसे समझाती है। प्रेमचंद पति के हिंदुस्तानी होने पर शर्मिंदा होने तथा पत्नी को हिंदुस्तानी होने पर गर्व अनुभव करने के बात के आधार पर इन दोनों के चरित्रों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पति जो है तो वो हिंदुस्तानी होने पर खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं क्योंकि वो तो
अंग्रेज का वफादार है, लेकिन पत्नी खुद को हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करती है। ठीक है, इस कहानी में पत्नी पति की अवहेलना तथा तिरस्कार करते हुए अपनी कटु बातों के आधार पर उसके हिंदुस्तानी होने पर गर्व न करने की भावना को उजागर करती है। तो प्रेमचंद वास्तव में पति को टुच्चे चमचे व्यक्तित्व चरित्र, ठीक है, ऐसा कहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अर्थात पति को टुच्चे चमचे व्यक्तित्व चरित्र वाले ऐसा कहते हैं। इस कहानी में एक स्थान पर पति को अंग्रेज अधिकारी से गाली सुनते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, यद्यपि वो अंग्रेजों का वफादार था, फिर भी उसे अंग्रेजों से गाली सुनना पड़ता था। इसके माध्यम से प्रेमचंद ये दर्शाना चाहते हैं कि अपने हिमायती लोगों के प्रति जब अंग्रेजों का व्यवहार इस तरह से कटु है, तो अन्य भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा? जरूर ही अत्यंत अमानवीय व्यवहार ही होगा। ठीक है, वैसा ही प्रेमचंद का कहानी है इस्तीफा। ठीक है, इस्तीफा नामक कहानी में भी फतेहचंद एक पात्र है, उसका पात्र है। ठीक है, तो फतेहचंद नामक पात्र के चरित्र तथा उसके व्यवहार के माध्यम से प्रेमचंद ने अंग्रेजी शासन के समर्थक लोगों के मन में घृणा की भावना को उत्पन्न करना तथा स्वाधीनता की लड़ाई में तेजी लाकर भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र कराना था। ठीक है, तो इस कहानी में भी फतेहचंद वो क्या रहता है? अंग्रेजों का वफादार रहता है, लेकिन उनके जो अफसर होते हैं वो इन्हें डांटते हैं और मारते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझाना चाहते हैं कि अंग्रेज कभी भारतीयों का अपना हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबों का ये प्रयास होना चाहिए कि उन्हें भारत से खदेड़ना है और अपने देश को स्वतंत्र करना है। ठीक है, वैसे ही सुद्रा ये भी कहानी है। तो सुद्रा नामक कहानी के माध्यम से अंग्रेज एजेंट के द्वारा अपने जाल में फंसा कर लाई हुई स्त्रियों को अंत में अपनी वासना का शिकार बनाने की वास्तविकता को प्रेमचंद अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई इस अफवाह के जवाब स्वरूप दर्शाते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने बाहर की दुनिया में भारतीयों के अधिक बर्बर होने की बात का प्रचार किया। ठीक है, अर्थात अंग्रेज ये अफवाह फैला रहे थे दुनिया में कि भारत के लोग बर्बर हैं और हम लोग सभ्य हैं। लेकिन इस कहानी में सुद्रा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि नहीं, भारतीय लोग बर्बर नहीं हैं, बर्बर तो वे अंग्रेज हैं। ठीक है, जो स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं। प्रेमचंद कहते हैं किस तरह से अंग्रेज एजेंट अपने जाल में फंसाकर स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं। वैसे ही कर्मभूमि ये भी उनका ही रचना है। तो कर्मभूमि में भी मुन्नी के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए बलात्कार का प्रसंग को भी इसी संदर्भ में लिया जा सकता है। प्रेमचंद अंग्रेजों की मनुष्य विरोधी नीतियों का वर्णन करके ही चुप नहीं हो जाते, बल्कि उससे आगे बढ़कर स्वराज्य के लिए होने वाले प्रयासों का चित्रण भी करते हैं। इस दृष्टि से समर यात्रा एक अविस्मरणीय कहानी है। समर यात्रा ये भी उनका एक बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने एक गरीब बुढ़िया, नोहरी नाम है। हाँ, ये थोड़ा सा कहानियों का नाम और उन कहानियों के पात्रों का नाम थोड़ा जानना जरूरी है, तभी क्या हो सकता है आंसर थोड़ा सशक्त हो पाएगा। ठीक है, तो उनका जो पात्र नोहरी के माध्यम से भारतीय जनमानस की भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया है। नोहरी सत्याग्रह का समर्थन करती है, साथ ही दारोगा से भी भिड़ जाती है। ठीक है, ऐसे तो नोहरी क्या है, एक गरीब बुढ़िया है, लेकिन फिर भी साहस दिखाती है। जो सत्याग्रही है उनका समर्थन करती है, साथ ही दारोगा से भी भिड़ जाती है। ठीक है, तो ये समाज का जो उस समय के जो स्थिति था, जो समाज के लोगों का मनोभावना था, उसको प्रेमचंद बताना चाह रहे हैं। नोहरी की आवाज़ में प्रेमचंद
अपने समय के सोए हुए लोगों को जगा रहे थे। उनका स्पष्ट मानना था कि साहित्य का काम है सोए हुए को जगाना। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि विरोध करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। टुकड़े टुकड़े में बंटकर बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। ठीक है। अपनी कहानी जेल में हुए अपना पूरा परिवार देश को दे चुकी मृदुला, ये भी कैरेक्टर है, से कहलवाते हैं कि लोग कहते हैं कि जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। इसी कहानी में प्रेमचंद निर्ममता के साथ लगान वसूली का चित्र खींचकर भी दिखाते हैं कि अंग्रेज सरकार दिनों दिन और अमानवीय होती जा रही थी। लगान के लिए अपने पति को पीटे जाने का विरोध करने पर स्त्री को सिपाही द्वारा नंगा कर दिया जाना इसी सोच को दिखाता है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पूर्ण स्वराज चाहती है, उससे कम का कोई समझौता उसे स्वीकार नहीं है। ठीक है। चकमा, ये भी कहानी का नाम है। चकमा नामक कहानी में भी प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए जाने वाले अपने ही भारतीय लोगों के विश्वासघात को दर्शाया है। भारत के लोग ही भारतीयों पर विश्वासघात कैसे करते थे, ठीक है, इसको दर्शाया है। जिनका पात्र चंदूमल कांग्रेसियों का विश्वास पात्र होने के बावजूद उनके विरुद्ध गवाही दे देता है। इस प्रकार की कहानियों के आधार पर प्रेमचंद तत्कालीन समाज के लोगों के आत्म मूल्यांकन की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। प्रेमचंद अपनी कई कहानियों में स्वयं सेवकों द्वारा पिकेटिंग करने का चित्रण भी किया है। स्वयं सेवक घर घर जाकर लोगों को सचेत करने के साथ ही दुकानदारों से भी निवेदन करते थे कि वह अपनी दुकान में विदेशी कपड़े ना बेचें। पत्नी से पति, इसका एक बार उदाहरण पहले भी लिया गया था। ठीक है। तो पत्नी से पति शीर्षक कहानी में भी प्रेमचंद ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का प्रभावशाली चित्रण किया है। ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रेमचंद के लिए स्वराज की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई के साथ ही सामाजिक और नैतिकता की लड़ाई थी। ठीक है। राजनीतिक लड़ाई तो थी ही, साथ ही सामाजिक और नैतिकता की भी लड़ाई थी। इसलिए उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण में अपने कला का उदात्त स्वरूप प्रस्तुत किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी इकाई का दूसरा पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।